हाँ तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जो है इसको पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं हमारा फर्स्ट लॉ न्यूटन का और सेकंड लॉ जो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो लेक्चर को देख लें, क्योंकि जो है फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर जो है वो पहले की चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है तो आगे की चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आएंगी, बाउंस कर जाएंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है 2 लेक्चर इस पे हो चुका है, ठीक है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का। तो उसको आप पहले जो है अच्छे से देख लीजिए, समझिए, फिर आगे इसको देखिएगा, ठीक है। और जो लोग देख चुके हो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डायरेक्ट देखेंगे। तो इसमें आप देखें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पहले यहाँ पे एग्जांपल देखें कि यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है, जिसके पैर में रोलिंग स्केट, ठीक है। अब इसने क्या किया कि वाल पर एक जो है फोर्स लगाया आगे की ओर, ठीक है। तो क्या किया, वाल ने भी बॉय पर एक जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो बॉय है वो पीछे की ओर जो है मूव करने लगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब दो बॉडी, इसमें एक वाल और एक बॉय है, दो बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगाती है। जब दूसरी दो बॉडी है, जैसे मान ली बॉय और वाल है, तो बॉय जब जो है वाल पे फोर्स लगा रहा है तो दीवार भी बॉय पर अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगा रही है जितना कि बॉय ने वाल पे लगाया था, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि व्हेन टू बॉडीज है, ठीक है, तो जब एक बॉडी दूसरी पे फोर्स लगाती तो दूसरी बॉडी जो है ना वो पहली बॉडी पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है, यानी कि इक्वल फोर्स लगाते हैं बोथ डायरेक्शन। दिस कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी, यानी जब एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है, ठीक है, तो अदर बॉडी आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, तो दूसरी बॉडी भी जो है ना पहली बॉडी पर इक्वल फोर्स लगाती है, ठीक है, यानी जितना दूसरी ने लगाया था उतना पहले ने दूसरी पे लगाया, और किधर, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी पहली बॉडी पर। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखेंगे डेरिस्ट। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें एक बुक रखी हुई है, तो हमारा पाम जो हथेली है, हैंड है, वो बुक को लेफ्ट साइड में पुश कर रहा है। तो पुश करने से क्या है, बुक पर हमारे जो हैंड के द्वारा एक फोर्स लग रहा है जिसको हम F1 कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो बुक भी हमारे हैंड पर एक जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, और कितना फोर्स लगाती है, जितना फोर्स हमने पाम बुक पे लगाया था हथेली के द्वारा, तो बुक भी हथेली पर उतना ही फोर्स लगाएगी सेम मैग्नीट्यूड का, जिसको हम कहते हैं F2। यानी कि हैंड ने जितना बुक पर फोर्स लगाया लेफ्ट साइड में, तो बुक ने हैंड पर उतना ही फोर्स राइट साइड में लगाया, और दोनों फोर्स जो है फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी F1 इक्वल टू F2, ठीक है। इसी तरह एक पोर्टर, एक पुली है जो हैवी लोड को जो है अपने हेड पर रखकर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि जो हैवी लोड है वो हेड पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में F1 लगाता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हेड भी लोड पर एक फोर्स लगाएगा, तो हेड भी जो है लोड पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जो होता है F2 लगाता है, और दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स जो है इक्वल होते हैं, जिसको हम कहते हैं F1 और F2। यानी जितना फोर्स लोड ने हेड पे लगाया उतना ही फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में हेड ने लोड पर लगाया, ठीक है। तो ये है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको कहते हैं। तीसरा एग्जांपल एक कॉइन्स है जिसको नीचे को ड्रॉप किया गया है। तो ड्रॉप किया गया है तो इसमें अर्थ जो है ना एक फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाती है, ठीक है, तो उतना ही फोर्स जो है ना कॉइन जो अर्थ पे लगाता है, ठीक है, और वो फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में F2 है। दोनों फोर्स जो होते हैं इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी कॉइन ने जितना अर्थ पे लगाया, ठीक है, और अर्थ ने उतना ही फोर्स जो कॉइन पे लगाया, ठीक है। अब ये है कि अर्थ की ग्रेविटी होती है जो हमेशा नीचे की ओर खींचती है, तो अर्थ की ग्रेविटी वाला जो फोर्स, अर्थ ने जो फोर्स लगाया F1 है, और जो कॉइन ने अर्थ पे फोर्स लगाया वो F2 हो गया। दोनों फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए।
अब एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, इसमें क्या होता है कि जब एक बॉडी जो है, मान लो दो बॉडी और बी है, ठीक है, तो जब एक बॉडी जो होती है वो बी पे फोर्स लगाती है, तो बी वाली जो बॉडी है ना वो ए पर फोर्स लगाती है, और दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ऐसे जो है फोर्सेस के पेयर को हम क्या कहते हैं, जो दोनों बॉडी एक दूसरे पे लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाइड बाय ए बॉडी ए ऑन द अदर बॉडी बी, देयर इज आल्सो फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी बी ऑन द बॉडी ए, these two forces have equal magnitude and opposite direction. Such a pair of forces exerted by two bodies on each other is called action and reaction pair. मतलब आपको समझ में आ गई कि दो बॉडी ए और बी है, जब बॉडी ए ने बी पे फोर्स लगाया तो बॉडी बी ने जो है इक्वल अमाउंट का, सेम अमाउंट का फोर्स जो है ए पे लगाया। ठीक है, तो इस तरीके दो बॉडी जो एक दूसरे पर जो है ना फोर्स लगाती हैं तो उनको हम एक्शन रिएक्शन पेयर्स कहते हैं। अब ये है any of two forces may be called action then other will be reaction। अब दोनों फोर्स में से किसी एक को हम एक्शन मानेंगे तो दूसरा रिएक्शन होगा। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टेबल पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो क्या हुआ कि ब्लॉक ने जो है टेबल पर एक फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्शन फोर्स किया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन टेबल भी जो है ना वो ब्लॉक पर एक फोर्स लगाएगा और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, और वो फोर्स रिएक्शन कहलाएगा। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, बी में देखेंगे कि देखिए ब्लॉक ने जो है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लॉक जो है और टेबल पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर टेबल ने जो है ना ब्लॉक पर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, यानी टेबल ने ब्लॉक पर एक फोर्स क्या लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्शन। तो ब्लॉक ने भी जो है टेबल पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन हो सकता है, या पहले को मान लो या दूसरे को। ठीक, अब न्यूटन थर्ड लॉ मोशन इन टर्म्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, यानी न्यूटन थर्ड लॉ मोशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है हमेशा इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एनी पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा, कोई भी दो जो है फोर्सेस है ना जो इक्वल अपोजिट हो तो रिएक्शन पेयर नहीं हो सकता हमेशा। अब देखें, इसमें देखिए यहाँ पे टेबल पे एक बुक रखी है, तो टेबल ने क्या है, बुक पर एक जो है नॉर्मल फोर्स लगाया। ठीक है, जिसको एन से डिनोट करते हैं। टेबल ने किस पे लगाया, बुक पे फोर्स लगाया। ध्यान दीजिए, टेबल ने बुक पर फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स, यानी इसको नॉर्मल रिएक्शन एन कहते हैं। और यहाँ पर बुक ही पर एक फोर्स जो है उसका वेट हो गया। वेट भी एक फोर्स है, क्योंकि वेट इक्वल टू कितना होता है, mg होता है। और देखिए आपने पढ़ा है F इक्वल टू क्या पढ़ा है, ma। एक्सीलरेशन है g, और यहाँ पे g भी एक्सीलरेशन है। तो अगर F इक्वल टू ma फोर्स है तो W इक्वल टू mg आगे पढ़ेंगे तो g यहाँ पे ग्रेविटी है। ठीक है, एक्सीलरेशन जो होता है लीनियर एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन को बोलते हैं। तो ए भी एक फोर्स होगा। तो बुक पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक जो है नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहे हैं जिसने टेबल लगाया, और नीचे को अर्थ ने लगाया उसका वेट, जिसको फोर्स भी कहते हैं। तो दोनों फोर्स बुक पे लग रहे हैं। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन, तो एक्शन रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए एन इक्वल टू डब्ल्यू, दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन बुक ही पे लग रहे हैं, तो ए एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जब हम जमीन पर जो हम वॉक करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो फीट है वो ग्राउंड पर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। ठीक है, जिसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं। और न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो होगा, ग्राउंड भी हमारे फीट पर जो है एक रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, जिसकी वजह से हम मूव करने में पॉसिबल होते हैं, यानी हम चल सकते हैं, चलना संभव होता है। तो हमारे चलने भी
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करता है, एक्शन रिएक्शन लगता है, यानी पीछे की ओर जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स लगता है ग्राउंड की तरफ, ठीक है, हमारा फीट लगाता है, और फिर उसके बाद ग्राउंड भी जो है हमारे पैर को आगे की ओर पुश करती है, यानी रिएक्शन फोर्स लगा है जिससे हम मूव करते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे एक रॉकेट है, रॉकेट जब तेजी से मूव करता है ना, आगे की तरफ ऊपर की तरफ जाता है रॉकेट, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में बॉटम की तरफ जो है जो हार्ड गैस निकालता है, यानी रॉकेट जो है हार्ड गैस पर एक फोर्स लगाती है जिसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं, और गैस भी रॉकेट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी रॉकेट जो है इस पर गैस पर फोर्स लगाया जिसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग गैस भी जो है रॉकेट पर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती है जिसको हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर भागता है। इसी तरह से गुब्बारा जो एयर से फुल है, जब इसको हम इसके माउथ को खोलते हैं तो इसमें गैस जो होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है इधर नीचे की तरफ, और क्या है वो एक्शन फोर्स हो गया, और बलून पर गुब्बारे पर एयर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, इसको रिएक्शन फोर्स की, जिससे गुब्बारा ऊपर की ओर चला जाता है। इस तरीके से जब हम शोर के पर एक बोट खड़ी होती है यानी नदी के किनारे, और हम बैंक पर जो है जंप करना चाहते हैं, तो जब हम जंप करते हैं तो हम एक्शन फोर्स लगाते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और क्या होता है हमारे जो पैर है बोर्ड पर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है, जिससे नाव जो है बोट पीछे की ओर चली जाती है और हम आगे की ओर चले जाते हैं। इसी तरीके से देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है नो चेंज। क्या होता है, यानी लीनियर मोमेंटम में नो चेंज, यानी क्या होता है टाइम के साथ साथ जो होता है ना, ठीक है, वो मोमेंटम चेंज नहीं होता है, ये इसका मतलब ये हुआ कंजर्वेशन। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, तो कंजर्वेशन मोमेंटम मोस्टली यूज टू डिस्क्राइब द कोलिजन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, यानी जब दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट कोलाइड होती है, टकराती है ना, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करते हैं कि कोलिजन से पहले कितना मोमेंटम था और कोलिजन के बाद कितना मोमेंटम था। और एक बात यहाँ पे और नोट करने वाली है, नोटेबल है कि जो है ऐसे सिस्टम पर के लिए जो है ए जो है एप्लीकेबल है ए लॉ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, जिस पर जो है जिस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। इसकी जो है लॉ है कि इफ टू बॉडीज कोलाइड, अगर दो बॉडी जो कोलाइड होती है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, और उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो देयर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम। तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो है मोमेंटम क्या होता है, सेम रहता है। इसको इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंटम नार क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉय। मोमेंटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता, मोमेंटम नाइदर क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉय, ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम देखेंगे। सपोज करो दो बॉडी है और बी है, ए की जो है वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और बी बॉडी जिसकी वेलोसिटी u1 है u2 है, और ए का मास m1 है और बी का मास m2 है। हम मानते हैं कि u1 जो है जो वेलोसिटी ज़्यादा है u2 से, ठीक है। अब ये चलना शुरू करते हैं तो कुछ ठीक है, कुछ आफ्टर टी टाइम के बाद जो है ए जो है ऑब्जेक्ट बी से क्या होगा, कोलाइड होगा। अब सपोज करते हैं कि फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए दोनों कांटेक्ट में कोलाइड हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो बॉडी ए है वो बी पर एक फोर्स लगाएगी, ठीक है। बॉडी जो ए है वो बी पर एक फोर्स लगाएगी, फोर्स देखिए डियर स्टूडेंट थोड़ा गलत है, ये फोर्स जो है ना ए होगा इधर की तरफ, ठीक है। बॉडी ए जो है बी पर एक फोर्स लगाएगी राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो और यहाँ पर देखेंगे बॉडी जो है बी ए पर एक फोर्स लगाएगी, किधर, ये डायरेक्शन होगी इस तरीके से होगी, ठीक है, यहाँ पे होगी इस तरीके से होगी। ए बॉडी जो है वो बी पे फोर्स लगा रही है राइट साइड में, तो बी बॉडी जो है वो किधर फोर्स लगा रही है,
वो ए पे लगा रही है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में होंगे अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हम इसको माइनस में लेते हैं, ठीक। अगर ए बी पे लगा रही है तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं एफ, और बी ए पे लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन, इसको निगेटिव लेंगे माइनस एफ, ठीक है। उसके बाद बॉडी सेपरेट होती है तो हम मानते हैं जिसकी वेलोसिटी m1 की वेलोसिटी u1 थी तो उसकी जो हो गई टकराने के बाद कोलाइड के बाद v1 हो जाती है, और m2 की वेलोसिटी u2 थी इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी v2 हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें मानते हैं कि ये दोनों बॉडी जो है सपोज टू ऑब्जेक्ट एंड बी ऑफ मास m1 m2 रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। ये बॉडी जो हमें मान के चलते हैं कि एक स्मूथ सरफेस पे टेबल पे रखी हुई है और लगभग वो फ्रिक्शन लेस है, नेग्लिजिबल है फ्रिक्शन। अब देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन ए, यानी जब बॉडी कोलाइड होती है, ठीक है। यहाँ पे पहले देखेंगे हम, यहाँ पे डिस्टेंस मोमेंटम निकालते हैं, क्या है मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ बॉडी ए एंड बी। तो क्या है, ए का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होती है, इनिशियल मास m1 था ए का, m1 ए बॉडी का मास m1 था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी। तो डियर स्टूडेंट आप मोमेंटम जानते हैं P इक्वल टू mb होता है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ए का मास m1 था उसकी इनिशियल u1 थी, तो ये हो गया। अब बी का मास कितना था, m2 था, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी u2 थी। तो कोलिजन के पहले जो ए और बी बॉडी का जो मोमेंटम था ए हो गया भाई। अब उस पर कोलाइड हो गई, तो क्या हुई, कोलाइड हुई तो ए पर बी ने फोर्स लगाया लेफ्ट साइड में, तो माइनस फोर्स हो गया। जब फोर्स लगता है तो उसमें एक्सीलरेशन होता है, बॉडी में एक्सीलरेशन हो गया, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर ए वाली मास ए वाली बॉडी की वेलोसिटी u1 थी इनिशियल, तो फाइनल v1 हो जाएगी। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम एक्सीलरेशन हम क्या कह सकते हैं, आप जानते हैं यहाँ पर F इक्वल टू होता है एम ए। तो ए इक्वल टू क्या होगा, F बाई में m, ठीक है। तो एक्सीलरेशन a1 पे हम निकाल बॉडी ए पे निकालते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस एफ होगा क्योंकि ए पर माइनस एफ फोर्स लग रहा है, उसका मास m1 है। एक्सीलरेशन आप जानते हैं ए इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई में टी होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे v1 माइनस u1 बाई में टी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस एफ बाई में m1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m1 b1 माइनस m1 u1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, माइनस एफ, यहाँ पे टी हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं, ठीक है। इसी तरीके देखेंगे द फोर्स ऑन बी इज एफ, बी पर ए फोर्स लगा रही है राइट साइड में, तो फोर्स एफ था आपने देखा था, और इससे जो है बॉडी बी में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसकी वेलोसिटी चेंज u2 थी इनिशियल, फाइनल v2 हो जाएगी। और सेम टाइम इंटरवल में, यानी कि थोड़े समय में दोनों जो है टकराने के बाद जो टी टाइम में टकराए थे, तो टी टाइम में उसकी जो वेलोसिटी चेंज हुई। तो अगेन हम यूजिंग सेकंड लॉ लिखेंगे, तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस बार फोर्स सिर्फ पॉजिटिव एफ है और यहाँ m2 है। यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी v2, और यहाँ पे a2 बाई में टाइम सेम 30, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ वाई में ए m2 हुआ, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m2 b2 माइनस m2 u2, और यहाँ पे हो जाएगा F इंटू टी, इसको सेकेंड हो गया। अब इसको हम एडिंग कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को रिएक्शन जोड़ देते हैं। तो पहला हमारा था m1 b1 माइनस m2 m1 b1 माइनस m1 u1 था, ठीक है, ये था यहाँ पे u1 था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इसको प्लस करते हैं, देखिए फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, m2 b2 है, यहाँ पे प्लस कर दो m2 b2 माइनस m2 u2, और पहला इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे तो माइनस एफ बाई में यहाँ पे t था,
एफ इंटू टी था यहाँ, ठीक, और उसके प्लस दूसरा यहाँ पे देखें ए एफ इंटू टी हो गया था, ठीक है। अब देखिए माइनस एफ टी और प्लस एफ टी कट करके 0 हो गया यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल टू 0। 0 हो गया, तो हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे क्या लिख सकते हैं, m1 यहाँ पे m1 b1 प्लस m2 b2 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मतलब होगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और यहाँ पे हो जाएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब देख रहे हैं यहाँ पर कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है और कोलिजन के पहले, ठीक है, दोनों मोमेंटम सेम आया, ठीक है, या इसको हम अगर, ठीक है, इसको मोमेंटम सेम आया, तो इसका क्या मतलब कि देखेंगे कोलिजन के दौरान मोमेंटम में चेंज हुआ ही नहीं, मोमेंटम सेम है। तो डियर स्टूडेंट, आज यहीं पर हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अब आगे जो अगला जो लेक्चर आएगा उसमें जो है, लेक्चर नहीं बल्कि अगला जो पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें मेहनत से, ठीक है।